स्टार्ट ऑफ द मूवी में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जो किसी कमरे में फंसा हुआ होता है और वो कोड को ढूंढ रहा होता है दरवाजा को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता है। सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन पहले ले जाता है जहाँ एक लड़की जोही को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शांत और इंटेलिजेंट लड़की होती है और बहुत साई भी होती है। इसलिए इसके टीचर क्लास में समझाते हैं कि तुम्हें अपने पास से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन होता है और पैसे से वो एक स्टॉक ब्रोकर होता है। फिर यहाँ वही लड़का को दिखाया जाता है जो स्टार्ट ऑफ द मूवी में दिखाया था। इसका नाम बेन होता है जो कि ग्रोसरी में काम करता है और उसका बॉस उसे काम से निकाल रहा होता है। फिर जेसन, जोही और बेन को एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है जिसे बड़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं खोल पाता है। थोड़ी देर बाद कोशिश करने के बाद इन लोग बॉक्स को अनलॉक कर देता है और उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर एस्केप रूम से निकलने वाले को $10,000 का इनाम मिलेगा। बेसिकली ये एक तरह का गेम होता है। नेक्स्ट सीन में बेन को दिखाया जाता है जो वही ब्लैक बॉक्स वाला एड्रेस में वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आता है जिसका नाम अमेंडा होता है और उसे भी ब्लैक बॉक्स मिला होता है। फिर अमेंडा अंदर जाती है और उसका मोबाइल ले लेता है और उसे एक आईडी देता है। जब लिफ्ट में जाता है तब वहाँ उसे डैनी से मुलाकात होती है जो कि एस्केप रूम का एक पार्टिसिपेंट होता है। तब वो दोनों एक रूम में जाता है जहाँ पहले से ही 3 लोग बैठे होते हैं जिसमें जोही, माइक एंड जेसन होता है। माइक जो कि ट्रक ड्राइवर होता है और अमेंडा मिलिट्री में होता है और उसके बाद बेन भी आ जाता है। काफ़ी देर बाद जब वहाँ कोई नहीं आता है तब बेन कहता है कि वो स्मोकिंग करने के लिए बाहर जा रहा है और जब बेन हैंडल के दरवाजा को पकड़ता है तभी वो हैंडल टूटकर बेन के हाथ में आ जाता है। बाकी सब बेन पे गुस्सा करते हैं और बाकी सब दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। फिर डैन कहता है कि यही एस्केप रूम है और हमें यहीं से बाहर निकलना है और इसलिए हमें कोड और क्लू को ढूंढना चाहिए। डैन वीडियो गेम में काफ़ी अच्छा होता है इसलिए डैन काफ़ी एक्साइटेड होता है। तभी माइक को एक किताब में से स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जोही तभी उसी किताब को देखती है जिसमें फ़ारेनहाइट 451 लिखा होता है और जोही सोचती है शायद यही कोड है और ये कोड वो डालती है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी बीच बेन यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर को तोड़ देता है जिससे रूम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है और उसे फायर एक्सटिंग्विशर से एक चाबी मिलती है जिससे वो एक छोटा सा एक केबिन को खोलता है जहाँ एक पुतला होता है फोन के साथ। तभी यहाँ फोन बजता है और जेसन उठाता है। जेसन को बोला जाता है कि सारा रूल्स को फॉलो करो जितने भी लिखे हैं। जेसन को समझ नहीं आता कि कौन सा रूल्स की बात कर रहा है। जेसन यहाँ फोन को रख देता है। उसके बाद रूम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। फिर जोही को टेबल में एक बटन मिलता है जिसे वो दबाने से एक पैसेज खुल जाता है जिससे ये लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन टेबल में बहुत सारा बटन होता है। जब सभी लोग उसी बटन को एक साथ दबाता है तब वो पैसेज पूरी तरीके से खुल जाता है और जेसन उसके अंदर जाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं लेकिन हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। फिर माइक स्क्रू ड्राइवर लेके जाता है। अमेंडा फिर उसी पैसेज के अंदर जाती है लेकिन बीच रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि मिलिट्री में उसने बहुत बुरे दौर से गुजरा होता है और इधर रूम का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था। फिर जोही पानी का ग्लास स्विच पर रखकर अमेंडा के पास चली जाती है क्योंकि वो बीच में ही फंस गई थी और इधर डैन और बेन बचा होता है। फिर ये लोग पानी का ग्लास टेबल के स्विच में रख देता है और वो लोग भी पैसेज के अंदर चला जाता है और उसके बाद ये कमरे में आग लग जाती है। फिर ये लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है और यहाँ एक दरवाज़ा होता है जिसमें ताला होता है जिसे जेसन खोल देता है, लेकिन वहाँ एक और ताला होता है और उसे खोलने के लिए 7 लेटर का वर्ड चाहिए होता है। तभी यहाँ बेन को डियर का सिर दिखाई देता है दीवार में और वो देखकर उसे अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आती है जिसमें वो और उसका दोस्त कार में ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी बेन कहता है रोडोफ और रोडोफ टाइप करने के बाद ताला खुल जाता है। मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं सभी की पास से रिलेटेड चीज़ें यहाँ में होती हैं। और जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत ठंड होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरते जा रहा था और डैन यहाँ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो शीशे की दीवार से टकरा जाता है और बर्फ़ टूटने की आवाज़ आती है और डैन को यहाँ एक नॉर्मल सा गेम लग रहा होता है। तभी डैन शीशे वाले दरवाज़ा को टच करता है जिससे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और बर्फ़ वाला हवा स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से निकलने के लिए इन लोगों को क्लू को ढूंढना होगा। फिर ये लोग आसपास में क्लू ढूंढने लगते हैं। फिर यहाँ जेसन को एक दरवाज़ा मिलता है जिसकी चाबी नहीं होता है और अमेंडा को एक जैकेट, माइक को फिशिंग रोड मिलता है। तभी यहाँ बेन का पैर एक होल में फंस जाता है और माइक यहाँ अपने फिशिंग रोड से कुछ खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी जोही को जैकेट में से एक कंपास मिलता है और एक बियर के मुंह के सामने ले जाता है जिससे वहाँ से एक मैग्नेट मिल जाता है और उसी मैग्नेट की मदद से वो लोग एक चाबी को निकालते हैं जो कि बर्फ़ में जमा होता है। उसी चाबी को निकालने के लिए बेन से लाइटर मांगता है जो कि बेन के पास होता है। बेन लाइटर को डैन की तरफ फेंकता है और जब डैन लाइटर को लाने जाता है तभी फ्लोर टूट जाता है और डैन बर्फ़ वाले पानी में गिर जाता है। सभी लोग डैन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ डैन की मौत हो जाता है। तभी यहाँ सब लोग बेन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि बेन ही इस गेम का मास्टरमाइंड है। बेन कहता है कि मैं भी एक गरीब लड़का हूँ जो इस एस्केप रूम में फंस चुका हूँ। तब जेसन कहता है कि हमें चाबी को बर्फ़ से निकालना होगा और अब तो हमारे पास लाइटर भी नहीं है, तो हमें अभी अपने शरीर की गर्मी से उसे चाबी को निकालना होगा। और सभी इसी बॉक्स को पकड़ करके बर्फ़ को गलाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ जेसन को लाल जैकेट को देख करके अपनी पास्ट की कुछ बात याद आती है
जहाँ वो और उसका दोस्त एक ठंडी जगह में उल्टी नाव के बीच में फंसा होता है। फिर यहाँ उन लोगों को चाबी मिल जाती है और दरवाजा खोल करके इन लोग दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये रूम उल्टा होता है, मतलब ऊपर की चीजें नीचे और नीचे की चीजें ऊपर, और यह एक तरह का बार होता है। फिर यहाँ एक फोन रिंग होता है जिससे माइक उठाता है और सबको तेज म्यूजिक सुनाई देता है। तभी जेसन देखता है कि यहाँ एक दरवाजा है जिसका कोई हैंडल नहीं होता, मतलब ये दरवाजा को खोलने के लिए इन लोगों को हैंडल चाहिए। तभी यहाँ का फ्लोर टूटने लगता है और बेन यहाँ माइक को बचा लेता है। तभी अमेंडा ऊपर चढ़ जाती है और हैंडल को ढूंढने लगती है। तभी अमेंडा को वहाँ कोई सेफ मिलता है जिसके लिए उन्हें कोड चाहिए सेफ को खोलने के लिए, और इन लोग कोड को ढूंढने लगते हैं। तभी जोही एक बुक पजल को सॉल्व कर देती है जिससे इन लोगों को कोड मिल जाता है। लेकिन जब वो कोड अमेंडा मारती है तब वो कोड गलत होता है। तब जोही कहती है कि ये रूम उल्टा है तो कोड भी उल्टा ही होगा। तब अमेंडा कोड को उल्टा मारती है जिससे सेफ खुल जाता है और वो हैंडल मिल जाता है, और सभी लोग एक तरफ होता है और अमेंडा दूसरी तरफ होता है और बीच में कोई फ्लोर नहीं होता है। तभी अमेंडा के हाथ से वो हैंडल फ्लोर में गिर जाता है और अमेंडा नीचे जाके वो हैंडल को गिरने से बचा लेती है और वो हैंडल जेसन की तरफ फेंक देता है और आखिरी फ्लोर भी नीचे गिर जाता है जिससे अमेंडा खुद को टेलीफोन की तार में लटक जाती है। सभी लोग अमेंडा का हौसला बढ़ाता है लेकिन अमेंडा ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और सभी लोग उसी दरवाजे को खोलते हैं और एक हॉस्पिटल टाइप रूम में पहुंचते हैं जहाँ सभी लोग के लिए एक बेड लगा होता है और यहाँ सभी लोग की मेडिकल हिस्ट्री भी होती है। तभी इन लोगों को समझ आता है कि इन लोगों को इस गेम के लिए क्यों चुना है, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में सर्वाइवर होते हैं। जैसे जोही प्लेन क्रेश में अकेली बची होती है, वहीं जेसन बर्फीला समुद्र में फंसा था तो वो भी अकेला ही बचा था। वैसे ही माइक और बेन भी सर्वाइवर होते हैं। तभी ये लोग एक क्लू ढूंढने लगते हैं जिससे ये लोग बाहर निकल सकें। ये लोग को कुछ एक्सरे मिलता है जिसे देख करके बेन समझ जाता है कि ईकेजी मशीन के बारे में है। ईकेजी मशीन तब यूज होता है जब पेशेंट्स का हार्ट बीट रुक जाता है और शॉक देके हार्ट बीट स्टार्ट करता है। तब यहाँ एक मॉनिटर में एक डॉक्टर का मैसेज मिलता है कि इन लोगों के पास 5 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो यहाँ जहर वाला गैस छोड़ दिया जाएगा जिससे इन लोगों की मौत हो सकती है। और इसी तरफ जोही गुस्से में होती है और सभी कैमरे को तोड़ने लगती है और जेसन वो ईकेजी मशीन बैन में इस्तेमाल करता है लेकिन वो यहाँ फेल हो जाता है क्योंकि इसकी हार्ट बीट काफ़ी लो होती है। फिर वो माइक में इस्तेमाल करता है लेकिन माइक का हार्ट बीट भी इतना तेज़ नहीं होता जिससे वो दरवाज़ा खुल सके। इसलिए जेसन माइक को शॉक देता है हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, लेकिन माइक की मौत हो जाता है उसी शॉक से। फिर भी ये दरवाज़ा नहीं खुलता। उसी तरफ जोही गुस्से में सभी चीज़ों को तोड़ रही होती है और इस तरफ समय खत्म हो रहा था। तभी जेसन लास्ट में अपने आप के ऊपर वो ईकेजी मशीन को टेस्ट करता है क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और ईकेजी मशीन टेस्ट में पास हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जेसन अंदर जाता है लेकिन इधर बैन जोही को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन जोही जाने से मना कर देती है और बैन को जाने के लिए कहता है। और जोही अभी भी सारी चीज़ों को तोड़ रही थी और सारा जहरीला गैस फैल रहा था। बैन अंदर चला जाता है और जोही यहाँ बेहोश हो जाती है। जेसन और बैन यहाँ अलग सा कमरे में होता है और यहाँ बैन यहाँ जेसन के ऊपर में काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि जेसन के वजह से माइक की फालतू में मौत हो गया था। और यहाँ बैन समझ जाता है कि वो अपने दोस्त को मार रहा था खुद को बचाने के लिए, और यहाँ जेसन भी एडमिट करता है कि वही अपने दोस्त को मारा था। इसी मालूम चलता है कि जेसन बहुत सेल्फिश तरह का इंसान है। तभी यहाँ जेसन को एक हैंडल मिलता है जिसे बैन और जेसन मिलकर के घुमाते हैं। हैंडल खुल जाता है लेकिन इन लोगों के शरीर में अजीब सा शेप लेता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैंडल में किसी तरह का केमिकल होता है। फिर बैन दरवाजे में लगा एक मैसेज को पढ़ता है जिसमें एक एंटीडोट के बारे में लिखा होता है और ये लोग एंटीडोट को खोजने लगते हैं। बैन को एंटीडोट मिल जाता है लेकिन जेसन यहाँ बैन पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होता है और बैन किसी तरह से वो एंटीडोट अपने शरीर में लगा लेता है जिससे वो ठीक हो जाता है और जेसन की मौत हो जाती है। फिर बैन यहाँ से निकल जाता है और दूसरे रूम में गिर जाता है, और यह वही रूम होता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया था। सीन चेंज होता है और वहाँ जोही और माइक के लाश को लेने के लिए 2 आदमी आता है और देखता है कि यहाँ एक ऑक्सीजन पाइप खुला है। तभी यहाँ जोही पीछे से हमला कर देता है और इन लोगों को मार देता है। मतलब यहाँ जोही अपने आप को उस ऑक्सीजन पाइप से बचा लिया था। फिर यहाँ बैन उसी रूम से बाहर निकलता है और उस गेम का मास्टर मिलता है और वो बताता है कि तुम जीत चुके हो। गेम मास्टर यहाँ बताता है कि वो हर साल यहाँ काफ़ी कंटेस्टेंट को लालच देकर यहाँ बुलाते हैं और अमीर लोग ये गेम को देख करके खूब मज़ा लेते हैं और हम लोग यहाँ बहुत पैसा कमाते हैं उनके विजिट से। फिर यहाँ बैन कहता है कि मतलब मैं घर जा सकता हूँ। तभी वो गेम मास्टर बैन के ऊपर हमला करता है। बैन गेम मास्टर को घायल कर देता है। तभी यहाँ जोही भी पहुँच जाती है और गेम मास्टर को गोली मार देती है और फाइनली बैन और जोही इस गेम से बाहर निकल जाता है और बैन को हॉस्पिटल में ले जाता है और पुलिस भी होता है हॉस्पिटल में जिसे जोही ने बुलाया होता है। फिर जोही पुलिस को उसी जगह ले जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता बल्कि एक खंडर होता है। पुलिस यहाँ जोही की किसी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी जोही को दीवार पर एक मैसेज लिखा मिलता है जिसपे लिखा होता है नो वे आउट, जिसे वो समझ जाता है कि पूरे एस्केप रूम में जहाँ जहाँ डॉक्टर वोटेन यू को दिखाया था वो दरअसल नो वे आउट होता है और अभी भी ये गेम खत्म नहीं हुआ है। सीन चेंज होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोही बैन से मिलने आई थी और जोही बैन को पेपर में दिखाता है जिसमें अमेंडा, माइक और जेसन की मौत की अब खबर होती है। लेकिन उन लोगों की मौत को एक एक्सीडेंट मान लिया होता है जो कि जैसी उन लोगों के पास में हुआ था। जैसे अमेंडा मिलिट्री में होती है उसकी वही मौत होती है और जेसन भी समुद्र में मर गया था। कहने का मतलब है ये गेम कभी शुरू हुआ ही नहीं था।
तभी जोही यहाँ कहता है कि हमें यहाँ पता लगाना होगा कि ये गेम के पीछे किसका हाथ है। बेन शुरू में तो मना कर देता है, फिर बेन वो भी मान जाता है। फिर जोही बेन को बताता है कि मैनहट्टन के एक बिल्डिंग में इसी तरह का एक गेम को बनाया जा रहा है और जोही यहाँ कहती है कि हम वहाँ प्लेन से जाएंगे। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस गेम को बनाने वाला जोही की प्लेन को प्रेस करने का प्लान बना रहा होता है ताकि देखा जा सके कि इस गेम में कौन बचता है, बेन या जोही। और मूवी यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।